Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students and respected teachers, Assalamu alaikum. I hope you will be all fine. You are very warm welcome at this beautiful educational platform, Biology Lovers. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बायोलॉजी FSC पार्ट 1 की बुक को स्टडी कर रहे हैं और इस वक्त हमारा चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो चल रहा है। इसके अंदर आपके पास पहले 9 लेक्चर जो है वो आपको सेंड किए जा चुके हैं और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है न्यूक्लिक एसिड। इससे पहले जो हमने लेक्चर नंबर 9 पढ़ा है उसके अंदर हमने न्यूक्लिक एसिड की केमिस्ट्री, उसका इंट्रोडक्शन और उसके हवाले से तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। तो आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ DNA के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा मुख्तसर लेक्चर होगा लेकिन इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो इंशाल्लाह हम आज DNA के स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर का आगाज़ करें, आपसे हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बायोलॉजी लवर्स का हिस्सा बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ग्रुप में शामिल हों और हमारे इस सफ़र का हिस्सा बन जाएं और इसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुँचे। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, बिला तख़ीर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो आज हम इंशाल्लाह DNA का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और कल हम इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा और वो इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम न्यूक्लिक एसिड की दूसरी टाइप RNA के बारे में पढ़ेंगे और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ DNA की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने DNA की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए अपनी अपनी कोशिशें की हैं। उनमें सबसे पहला नाम जो आपकी बुक में है वो अरविंद चरगॉफ का है। 1951 के अंदर अरविंद चरगॉफ ने एक डाटा दिया और इस डाटा के अंदर क्या था, कुछ रेशोज़ थी जिसके बारे में उसने बताया कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर या DNA के अंदर जो एडेनिन और थायामीन है और दूसरी तरफ गुआनिन और साइटोसिन, इन दोनों यानी ये जो दो पेयर्स बनते हैं इनकी रेशो बराबर होती है। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एडेनिन की रेशो जो है वो थायामीन के बराबर है और गुआनिन की रेशो जो है वो साइटोसिन के बराबर है। तो अरविंद चरगॉफ ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1951 में हमें ये बताया कि DNA के अंदर जो 4 नाइट्रोजन बेसिस मौजूद होती हैं, जो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि एडेनिन थायामीन के बराबर है और गुआनिन साइटोसिन के बराबर है। ठीक हो गया जी। अब ये जो डाटा था, इस डाटा के बेस पर आगे जो है वो मज़ीद रिसर्च की गई और आगे मज़ीद चीज़ों को डिटरमाइन किया गया। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक टेबल है। इस टेबल में DNA की अमाउंट जो है वो दिखाई गई है और बहुत इंटरेस्टिंग टेबल है। इसके अंदर जो चीज़ काबिल गौर है, जिस चीज़ को आपने गौर करना है, जिस चीज़ को आपने देखना है, वो एडेनिन और थायामीन की रेशो है और दूसरी तरफ गुआनिन और साइटोसिन की रेशो है। आप इस टेबल को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एडेनिन और थायामीन की रेशो ऑलमोस्ट इक्वल है। थोड़ा बहुत पॉइंट्स में ज़ाहिर बात है फ़र्क आ सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट एडेनिन और थायामीन की रेशो एक दूसरे के बराबर है और गुआनिन और साइटोसिन की रेशो एक दूसरे के बराबर है। हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं और उसमें कैटल स्पर्म, रैट बोन मैरो, सी अर्चिन, वीट, जम, यीस्ट, ह्यूमन स्पर्म, ई कोलाई, ये सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं और इन सारी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि एडेनिन और थायामीन इनकी अमाउंट या इनकी रेशो एक दूसरे के बराबर है
और दूसरी तरफ गुआनिन और साइटोसिन की रेशो बराबर है। तो इससे यह बात प्रूव होगी कि अरविंद चरगाफ ने जो कहा था कि एडेनिन थायमीन के इक्वल होता है, गुआनिन साइटोसिन के इक्वल होता है, यह बात उसकी काफ़ी हद तक, या आप कह लें कि कम्प्लीटली तौर पर बिल्कुल ठीक है। और ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी जिसके बेस पर आगे डीएनए की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना और आसान हो गया। जी डियर स्टूडेंट, आगे चलेंगे हम। जी स्लाइड का थोड़ा सा इशू आ रहा है जी। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आई एम सॉरी, स्लाइड का थोड़ा सा इशू आ गया था। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अ हिस्ट्री ऑफ डीएनए, यह हमारे सामने एक स्लाइड है। इस स्लाइड को अगर आप गौर से देखें तो इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट और उनकी कंट्रीब्यूशन का जो है वो जिक्र किया गया है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसको आप अच्छे से याद कर लें, कौन कौन से साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है और उसकी जो आप कह लें ईयर है, जिस ईयर में उसने वो सारा वर्क किया या अपना वर्क जो है वो पब्लिश किया है, तो वो कौन सा ईयर है, ये आपने जो है इसमें याद रखना है। तो इसमें जो 3 साइंटिस्ट हैं वो ज़्यादा, बल्कि 4 साइंटिस्ट वो ज़्यादा फेमस हुए हैं। उनमें एक मॉरिक विल्किंस है, रोजलिंड फ्रैंकलिन है, वाटसन एंड क्रिक है। वाटसन एंड क्रिक के बारे में तो आप सब जानते हैं, आप लोगों ने इसका ज़िक्र जो है वो पढ़ा हुआ है। बहुत छोटी क्लासेस में, 8 क्लास में भी इसका ज़िक्र जो है वो मौजूद है इनका। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस ये 2 साइंटिस्ट हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है इनके वर्क के पीछे कुछ बेसिस हैं जो दूसरे साइंटिस्ट की बनाई हुई है। मॉरिक विल्किंस जो है, इन्होंने सबसे पहले डीएनए स्ट्रक्चर पर काम किया। रोजलिंड फ्रैंकलिन ये ख़ातून है और इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले डीएनए डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन के ज़रिए से डीएनए को स्टडी किया। तो वो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है, ये इसी की बेस पर आगे वाटसन और क्रिक ने अपना डीएनए मॉडल जो है वो पेश किया था। या आप ये कह सकते हैं कि वाटसन और क्रिक का जो डीएनए मॉडल है, इसकी बेस जो है वो रोजलिंड का एक्सरे डिफ्रैक्शन जो मॉडल था। तो इन्होंने 1952 के अंदर जो है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन की और ये प्रूव किया कि डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर रखता है। और फिर वाटसन और क्रिक ने ये जो फ्रैंकलिन एक्सरे है जो किया डीएनए की, उसकी बेस पर उन्होंने आगे अपना डीएनए मॉडल पेश किया जिसको हम वाटसन क्रिक मॉडल कहते हैं। जी आगे चलेंगे हम। जी दूसरे साइंटिस्ट जो मैंने अभी आपको बताया, मॉरिक विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन, तो इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन का मेथड जो है वो यूज़ किया और एक्सरे मेथड के डिफ्रैक्शन के मेथड के ज़रिए से इन्होंने ये बात प्रूव की कि डीएनए जो है ये हेलिकल स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है जी। तो रोजलिन का जो वर्क है इस हवाले से बहुत फेमस रहा और रोजलिन इस हवाले से बहुत फेमस साइंटिस्ट है। ठीक है जी। और इन्हीं की ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है, एक्चुअली इसने बेस प्रोवाइड की वाटसन और क्रिक मॉडल की। तो वाटसन क्रिक मॉडल इन्हीं की रिसर्च और एक्सरे डिफ्रैक्शन की ये जो टेक्निक है उसकी बेस पर उन्होंने अपना मॉडल दिया था। जी आगे चलेंगे हम। जी तीसरे नंबर पे हम नाम ले रहे हैं वाटसन एंड क्रिक। फेमस साइंटिस्ट हैं दोनों। इन्होंने डीएनए का मॉडल दिया है और इन्होंने बताया कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है जी। कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, तो हम इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ जो है वो आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटसन क्रिक ने ये बताया कि डीएनए जो है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रैंड पर कंसिस्ट करता है। डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं या आप ये कह लें कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं। तो एक डीएनए में 2 चेन्स होती हैं। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है, ये किस तरह बनती है, ये डियर स्टूडेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको मज़ीद मेरा ख्याल है डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा जो कल वाला लेक्चर है उसको रिवाइज़ कर लें, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो वाटसन क्रिक मॉडल के मुताबिक डीएनए के पास, डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, ठीक है। और ये दोनों जो चेन्स होती हैं ये एक दूसरे के कॉइल्ड अराउंड होती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती हैं और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये बनाती हैं, यानी हेलिकल फॉर्म के अंदर जो है ये मौजूद होती हैं। तीसरी बात ये कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स होती हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं, यानी कि अगर एक चेन 3 to 5 स्ट्रैंड होगा तो दूसरे को हम 5 to 3 कहेंगे। एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। एक चेन का एडेनिन दूसरी चेन के थायामीन के साथ बॉन्डिंग करता है और एक चेन का गुआनिन दूसरी चेन के साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करता है। तो इस तरीके से ये एंटी पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर राउंडिंग करती हैं। इसके बाद ये जो हमने अभी बात कही कि नाइट्रोजनियस बेसिस के दरमियान बॉन्डिंग होती है, तो ये बॉन्डिंग कौन सी होती है? एज वी नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, तो उनमें से कौन सी बॉन्डिंग जो है वो इनमें पाई जाती है? तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन नाइट्रोजनियस बेसिस के दरमियान पाई जाती है। आगे देखेंगे, एज वी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो टाइप ऑफ अ कोवलेंट बॉन्डिंग। तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी जो थायामीन है, एडेनिन और थायामीन है, इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एमकैट के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आपने बहुत अच्छे से इसको अपने जहन में बिठा लें कि एडेनिन और थायामीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं। तो इस तरह ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ जाती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक राइबोज शुगर होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजन बेस होती है। हमने अभी तक जो वाटसन क्रिक मॉडल पढ़ा है इसमें नाइट्रोजन बेस का तो जिक्र आ गया कि वो नाइट्रोजन बेस जो है वो हेलिकल फॉर्म के अंदर वो उसके दरमियान में होती हैं और आपस में बॉन्डिंग करती हैं। तो ये नाइट्रोजीनियस बेस और पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ये कहाँ पर होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, फॉस्फेट और राइबोज शुगर ये डीएनए मॉलिक्यूल की बैकबोन बनाते हैं, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। ये दोनों साइंटिस्ट आपके सामने हैं, वाटसन एंड क्रिक, और उनका जो डीएनए मॉडल है वो भी आपको इस तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है। इस तस्वीर में आप गौर से देखें, जो आपको साइड पे डीएनए की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, इसमें जो शुगर है यानी कि राइबोज शुगर और फॉस्फेट ये डीएनए स्ट्रैंड की बैकबोन बना रही हैं, और जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो आपको दरमियान में नज़र आ रही है। और उसमें भी अगर आप थोड़ा सा और गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एडेनिन थायामीन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग कर रही है। इसके अलावा इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तादाद भी नज़र आ रही होगी। एडेनिन और थायामीन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस तरीके से डीएनए की ये स्ट्रक्चर बनती है, इसे हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये सारी जो है इसकी शेप जो है वो इसी तरह की होती है जो आपके सामने है। ठीक है जी, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये डीएनए का मॉडल जो है वो समझ आ गया होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये मॉडल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें मज़ीद कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं। आप इसमें देखें कि आपको ये टर्न्स नज़र आ रही हैं, तो हर टर्न जो है वो 3.4 नैनोमीटर की है। ठीक है, तो ये आगे हम इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो देखेंगे, टर्न्स के बारे में पढ़ेंगे जी। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो
वाउंडिंग करते हैं और हर टर्न के अंदर जो है वो 10 नाइट्रोजन बेसिस जो है वो आती हैं, यानी कि एक टर्न के अंदर 10 नाइट्रोजन बेसिस जो है वो मौजूद होती हैं। और अगर हम इन्हें नैनोमीटर में देखें, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, एक टर्न जो है वो 3.4 नैनोमीटर, जबकि अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम के अंदर देखें, एंगस्ट्रॉम ये भी एक यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट है। इसकी वैल्यू जो है वो नीचे आपको दिखाई गई है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100 मिलियंथ जो होता है एंगस्ट्रॉम, वो इसके बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का अगर हम 1/100 मिलियंथ पार्ट्स करें, पीसीस करें, तो वो एक जो है एंगस्ट्रॉम उसके बराबर होगा। उसके बाद ये जो टर्न है, हर टर्न में 34 एंगस्ट्रॉम उसकी लेंथ होती है। ठीक है, जबकि हमने नैनोमीटर में देखा है वो है 3.4 नैनोमीटर। तो आप एंगस्ट्रॉम में भी इसको डिस्कस कर लें, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में वो दिया गया है, और जो नैनोमीटर है वो वैल्यू मैंने आपको बता दी है, वो भी आप याद रखें। तो ये एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू है और एंगस्ट्रॉम वगैरह क्या होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या एमसीक्यू के अंदर जो है वो आ जाता है। तो आपने इस हवाले से भी इसको याद रखना है, इसको तैयार करना है। ओके जी, चलें जी आगे चलते हैं हम। अमाउंट ऑफ डीएनए, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना ज़रूरी है। देखिए डियर स्टूडेंट, आप छोटी क्लासेस में 8, 9th, 10th में ये पढ़ के आए हैं कि जो सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सोमेटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स या गैमेट्स। ठीक है जी, आपने ये पढ़ा है कि सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद मुकम्मल होती है, जबकि गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है। ठीक है, और हम क्रोमोसोम की बेस पर ये सारी जो है वो डिस्कशन करते हैं। माइटोसिस और मियोसिस भी आपने, उसमें भी हम क्रोमोसोम को डिस्कस करते हैं कि क्रोमोसोम की तादाद हाफ है, क्रोमोसोम की तादाद मुकम्मल है। एक्चुअली ये सारी जो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, ये हम अमाउंट ऑफ डीएनए के बेस पे कर रहे होते हैं। जब हम ये कहते हैं ना जी कि क्रोमोसोम की तादाद मुकम्मल है, तो इसका मतलब है कि उस सेल के अंदर क्रोमोसोम की डीएनए की जो अमाउंट है वो मुकम्मल है। इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझ लें। जब हम ये कहते हैं कि किसी भी सेल यानी डिप्लॉयड सेल में या सोमेटिक सेल्स के अंदर जब हम कहते हैं जी कि उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद मुकम्मल मौजूद होती है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर डीएनए की मुकम्मल अमाउंट या कंप्लीट अमाउंट जो है वो मौजूद होती है। और ये जो हम कहते हैं जी कि हर स्पीशीज़ में क्रोमोसोम की तादाद फ़िक्स होती है और हर सेल के अंदर भी वो फ़िक्स होती है, एक्चुअली ये अमाउंट ऑफ डीएनए है जो हर सेल में फ़िक्स होती है। क्लियर होगी बात? क्रोमोसोम की नंबरिंग वाला जो कंसेप्ट है ये एक्चुअली कई दफ़ा कंफ्यूज कर देता है। जब हम सेल डिवीजन वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी बच्चा इसको सही तरह समझ नहीं पाता। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो सारी डिस्कशन है ये डीएनए की अमाउंट पर हो रही होती है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि सेल डिप्लॉयड है तो इसका मतलब है कि उसमें डीएनए की कंप्लीट अमाउंट जो है वो मौजूद है। जब हम कहते हैं कि सेल हैप्लॉयड है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर डीएनए की हाफ अमाउंट मौजूद है। क्रोमोसोम की नंबरिंग जो है ना, ये तो बाद की बात है, क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए ही के तो बनते हैं। क्रोमोसोम कोई और स्ट्रक्चर तो नहीं है ना जी, वो डीएनए ही तो है। वो एग्रीगेटेड हो जाता है, वो कंडेंस हो जाता है, तो क्रोमोसोम हम उसे कहना शुरू कर देते हैं। क्रोमोसोम कोई अलग से चीज़ तो नहीं है। तो क्रोमोसोम डीएनए की एग्रीगेशन, डीएनए की कंडेंसेशन से बनते हैं। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल कम्प्लीटली तौर पर अपना क्लियर कर लें। ये इंशाल्लाह आपको सारी ज़िंदगी काम आएगा। इन फर्दर आप जब स्टडीज़ करेंगे, हायर क्लासेस में आप जाएंगे, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक्चुअली हम जब कहते हैं कि क्रोमोसोम की तादाद हाफ है तो इसका मतलब है डीएनए की अमाउंट हाफ है। और जब हम कहते हैं क्रोमोसोम की तादाद मुकम्मल है तो एक्चुअली डीएनए की अमाउंट मुकम्मल है। ठीक हो गया जी।
क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है जब टीचर ये सेल डिवीज़न पढ़ा रहे होते हैं तो वो उसको और तरीके से जो है वो ले जाते हैं चीज़ों को। जैसे अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी आप समझ लें, मेरे अभी जहन में आई कि हम डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं जी। क्रोमोसोम के जो सेल डिवीज़न में जो इंटरफेज़ आती है, सेल साइकिल के अंदर इंटरफेज़ होती है, तो इंटरफेज़ के दौरान हम कहते हैं जी एस फेज़ आती है और एस फेज़ के अंदर क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। ठीक है, आपने पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, सेकेंड ईयर में जाके फिर आप पढ़ेंगे सेल साइकिल। तो डियर स्टूडेंट, वहाँ पे अक्सर ये हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है, बुक्स में भी ऐसा लिखा हुआ है। एक्चुअली ये जो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम है ये डीएनए रेप्लिकेशन है। इट इज़ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्लियर हो गया? यानी वहाँ पे डीएनए की अमाउंट डबल हो जाती है। तो जब डीएनए डबल हो जाएगा तो क्रोमोसोम्स की डेफिनेटली उसकी तादाद भी डबल हो जाएगी। क्लियर हो गया ना? तो डुप्लीकेशन क्रोमोसोम इट इज़ एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन। अब आपको कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर रहेगा। अब आप सेल साइकिल पढ़ते हुए या हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। असल में ये इतनी सारी डिटेल में मुझे आपको बताने का मकसद ये है कि मैंने कई दफ़ा देखा है कि टीचर जब इस चीज़ को पढ़ा रहे होते हैं या बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो गलती से बाय मिस्टेक वो ये कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि जनाब इंटरफेस के अंदर क्रोमोसोम की तादाद डबल हो गई। यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जी पहले 46 थे, लेकिन जब वो क्रोमोसोम वो हुई डुप्लीकेशन हुई एस फेज़ में तो वो 46 से 92 हो गए, और जब सेल डिवाइड हुआ तो वो दोबारा फिर 46 हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्रोमोसोम की तादाद कभी भी, याद रखें, क्रोमोसोम की तादाद कभी भी नहीं बदलती। जो हम कहते हैं ना डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, इट इज़ एक्चुअली रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्लियर है जी? दूसरा पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ें वो क्या कह रहा है। एज इन जर्म सेल्स द क्रोमोसोम बिकम्स हाफ, सो द अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ आल्सो हाफ। चूँकि क्रोमोसोम यानी कि डीएनए हाफ है। अब ये बात भी मेरा ख्याल है ये उल्ट बात है, इसको इस तरह नहीं लिखना चाहिए था। ये मेरी मतलब एक राय हो सकती है, जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं वो मेरी, अगर इसमें मैं गलत करूं तो मेरी इस्लाह कर सकते हैं। मेरा ख्याल है उसे ये कहना चाहिए था कि चूँकि डीएनए की अमाउंट हाफ हो जाती है तो इसलिए क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो हाफ हो जाती है। तो इस तरह अगर बात की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। ओके, खैर कोई बात नहीं। तो जर्म सेल्स के अंदर चूँकि डीएनए की अमाउंट हाफ हो जाती है तो इसका मतलब है कि उनके अंदर डीएनए हाफ होता है, क्रोमोसोम्स भी हाफ होते हैं एज़ कंपेयर टू सोमैटिक सेल, बॉडी सेल। जी डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने एक टेबल मौजूद है। इस टेबल के अंदर, यह आपकी बुक से ही टेबल लिया गया है और इसमें आपको जो है वो दिखाया गया है टाइप ऑफ सेल है और दो स्पीशीज़ हैं हमारे सामने, एक चिकन है और एक कार्पा, ये एक फ़िश है। तो इनमें डीएनए जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के अंदर जो है वो डीएनए दिखाया गया है। रेड ब्लड सेल में आप देखें और इसी तरह लीवर सेल में देखें, किडनी सेल में देखें, तो सब में आपको डीएनए की अमाउंट क्या नज़र आ रही है? इक्वल नज़र आ रही है। जैसे हम अगर सिर्फ चिकन की बात करें तो चिकन में देखें आरबीसी के अंदर 2.3, लीवर सेल्स के अंदर 2.4, किडनी सेल के अंदर 2.4, कार्पा फिश ये जो एक स्पीशी है इसके अंदर देखें आरबीसी के अंदर 3.3, लीवर सेल के अंदर 3.3 और किडनी सेल के अंदर भी 3.3। तो आप देख रहे हैं कि ये सोमैटिक सेल्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर पाए जाने वाले सोमैटिक सेल्स हैं। इन सब के अंदर डीएनए की अमाउंट जो है वो आपको नज़र आ रही है, क्या बोला, मतलब फिक्स नज़र आ रही है, कांस्टेंट नज़र आ रही है, यूनिफॉर्म नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही हम स्पर्म सेल्स की बात करें तो आप देखते हैं कि दोनों के अंदर जो डीएनए है उसकी अमाउंट क्या हो गई है? हाफ हो गई है।
तो बेटा ये टेबल बिल्कुल हमें क्लियरली बता रहा है कि एक्चुअली ये जो हम कहते हैं ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम का तो मतलब ये तो बाद की बात है, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट ही मतलब बाद में आएगा ना। पहला कॉन्सेप्ट हमें जो क्लियर होना चाहिए वो ये है कि इट इज़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है जी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं जी। आगे चलते हैं हम। लें जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। बहुत छोटा सा लेक्चर था, ज़्यादा लेंथी नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर के अंदर हमने जो एक बड़ी ज़बरदस्त और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर किया है, क्रोमोसोम और डीएनए की जो हमने डिस्कशन की है, वो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में आपको हमेशा काम आती रहेगी। लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करें। कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह रात को ग्रुप की प्राइवेसी भी ख़त्म की जाएगी, उसके अंदर आप अपनी सारी डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अंदर से एमसीक्यूज़ नहीं है, आप इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको अच्छे से तैयार करें। और एक लॉन्ग क्वेश्चन है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद इंशाल्लाह कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और इंशाल्लाह कल ही मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल सेंड करूंगा, जिसके अंदर नोट्स होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे और इसके अलावा जनाब टेस्ट होगा। वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपसे कल शेयर कर लूँगा। परसों हम इंशाल्लाह इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। तो आपने को जैसे ही ये लेक्चर डिलीवर हो, आपने इसको तैयार करना है। इस पूरे चैप्टर का हम इंशाल्लाह परसों, यानी कि जब आपकी एक्सरसाइज होगी तो उसके बाद फिर आपका टेस्ट भी होगा। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जाते जाते फिर वही बात कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप का जो है वो हिस्सा बनाने की कोशिश करें, ठीक है जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानात में कामयाब करें, आप हमेशा खुश रहें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। किसी भी किस्म की सजेशन हो तो ज़रूर, यू आर मोस्ट वेलकम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।